एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल 10 डिजिट टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक। यूनिट 1 का ये है। बीएड का आपका एग्जाम आपका होने वाला है 24 जुलाई को, तो यूनिट 1 के पार्ट नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया हुआ है और मैंने आपको जैसा बताया था कि वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपके पूरे नंबर यहाँ पे पक्के होने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूँ। जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों का चारों मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर आपको इसके पीडीएफ की अगर जरूरत पड़ती है, सब क्वेश्चंस के पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर जोड़ना निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रक्रिया को दर्शाता है। तो मैंने बोला था एक देश की अर्थव्यवस्था को अगर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। और जहाँ पे निजीकरण की बात होगी तो वहां पे समझ जाइएगा कि जो सरकारी वाला कोई भी काम होता है अगर वो निजीकरण में संबंधित होता है, ठीक है, तो वहां पे बोला जाता है उसको निजीकरण। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरण होगा उसको बोलते हैं निजीकरण। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर जोड़ना, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग हैं, इसके आंसर दो होते हैं। वर्तमान में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग हैं। सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरण, सेवाओं का देख लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र से किसकी तरफ? निजी क्षेत्र। जैसे ही आप समझ जाइए कि निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरण हो रहा है तो इसका मतलब इस निजीकरण की बात है। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए संचार के साधन तो सब हैं। कंप्यूटर हो गया आपका, ये भी संचार का साधन, और दूरदर्शन, ये सब एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर, दूरदर्शन और टेलीविजन। बट यहाँ पे टेप रिकॉर्डर, यहाँ से इन सबसे ये भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? इसको याद रखिए। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में 194 केंद्र थे, 194। जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों का उपयोग किस लिए करते हैं? मनोरंजन हेतु बिल्कुल करते हैं, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो जनसंचार के माध्यमों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले देखिए बम्बई में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी, यानी मुंबई और कलकत्ता, यहाँ पे भारत में प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो 33 का कौन सा सही हो जाएगा? 33 का बी नंबर सही हो जाएगा। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो देखिए शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, मानसिक भी होती हैं और रुचि भी किसी बच्चे की अलग होती है तो दूसरे की अलग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। एलेक्सिया संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। जो एलेक्सिया होता है, एलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने की अक्षमता से। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता से, पढ़ने की क्षमता जिसमें न हो, एलेक्सिया बोलते हैं अक्षमता से। एलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने की अक्षमता से। इसको आपको याद, एलेक्सिया संबंधित है, इसका मैंने बता दिया था, पढ़ने की अक्षमता से। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। समावेशी, समावेशी का मतलब होता है समावेश होना, है ना। केवल सामान्य बालकों की शिक्षा गलत है। केवल असक्षम बालकों की शिक्षा, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही लग रहा है, क्योंकि केवल यहाँ पे सामान्य, असक्षम, इन सब की नहीं, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध। जो सामान्य शिक्षा होती है और जो विशिष्ट शिक्षा होती है उनमें निकट संबंध को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसको आप लोग याद रखिए। समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? सामान्यीकरण, संस्था रहितकरण, शिक्षा की मुख्य धारा एवं समावेश, उपर्युक्त सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सारे के सारे यहाँ पे समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है।
सार्वभौमिकरण के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, अस्थायित्व का सर्वव्यापीकरण, राजनीतिक जागरूकता। तो यहाँ पे जो 38 का ऑप्शन हो जाएगा सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वसुलभता। ठीक है, सुविधाओं की सर्वसुलभता, इसको याद रखिए, सुविधाओं की सर्वसुलभता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा किसके साथ होनी चाहिए? विशेष विद्यालयों में नहीं, गलत है। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, ये भी गलत है। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको पढ़ने के लिए बाध्य करने से है, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, समाविष्ट करने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, समाविष्ट करने के लिए। ठीक है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए। स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही लग रहा है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य संबंध होने चाहिए, सशक्त संबंध होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा में शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, इसका देख लिए अर्थ क्या निकलेगा? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, शिक्षा में अवसर का मतलब जितने भी छात्र हैं सबको क्या होना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अभिप्राय है? सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले, सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है, सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, यही है शिक्षा में अवसर की समानता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? विद्यालयों में दैनिक सामूहिक तथा सभा कार्यक्रम का आयोजन, हाँ यही सही लग रहा है। विद्यालयों में दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम का आयोजन अगर करेंगे तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा सहायक होगी। ठीक है, तो 44 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका होती है, तो विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म के प्रति उदारता की भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। 45 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता के विकास में विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म के प्रति उदारता की भावना उत्पन्न करना, ये शिक्षकों की मेन भूमिका होती है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? प्रत्येक भारतीय को एक समान बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना, सभी भारतीयों को किसी एक समुदाय का बनाना। तो देखिए सी और डी तो बिल्कुल गलत। प्रत्येक भारतीय को समान बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, तो एकीकरण का मतलब विभिन्नताओं को स्वीकार करने से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन उद्देश्य बताए हैं? तो छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों संप्रदाय राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, सारी चीजें यहाँ पे सही है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर उपर्युक्त सभी का ऑप्शन है तो ज्यादातर ये ऑप्शन सही हो रहा है, तो हम लोग इसको बिल्कुल लगा सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दे करके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था का नाम बताइए। तो इसका देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए विकास के महत्वपूर्ण जो संस्था का नाम है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ठीक है, तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त करना, बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जाए, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 49 का भी डी ही सही है। निम्न में से निजीकरण को संदर्भित करता है, निजीकरण को कौन संदर्भित करता है? तो निजीकरण का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, निजी है ना। तो सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था में सरकारी स्वामित्व को समाप्त कर निजी क्षेत्रों को सौंपना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा आपका, मैंने बोला था ना, सरकारी स्वामित्व को समाप्त करके निजी क्षेत्रों को सौंपना, तो यहाँ पे निजीकरण की बात हो रही है। निजीकरण की सफलता हेतु क्या जरूरी है? उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का विनिमय बिल्कुल जरूरी है,
पूंजी बाजार का पर्याप्त रूप से विकसित होना, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला सही हो जाएगा 51 का। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा यूनिट 1 कवर करा दिया है। इसके बाद मैं यूनिट 2 के बारे में बात करूंगा। अगर वहाँ के भी क्वेश्चंस अगर आप सब लगा लेते हैं तो आपका 100% है, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।